हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये हमारा कोई कैपेसिटर है। इसकी प्लेटें दी हुई हैं P1 और P2। इसको हमने एक बैटरी से अटैच कर दिया जिसका पोटेंशियल V है, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी कैपेसिटर को हम बैटरी से लगाते हैं, यानी कि DC सर्किट से, ऐसी कंडीशन में उसमें जो है वो सडनली करंट फ्लो होती है, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो जाता है तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। ऐसी कंडीशन में अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं और एक लूप यहाँ पर बनाते हैं, इसमें बाहर कंडक्शन करंट फ्लो होती है, आपको मालूम है। और आप जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, जो अब तक आपने थ्योरी पढ़ी है। ये वायर है, इसमें जो करंट फ्लो होती है वो हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। हम इसको यहाँ एरो लगाकर शो कर सकते हैं। इसमें करंट आई होगी, जो कि टाइम के साथ वेरिएबल होगी, क्योंकि आप स्विच को ऑन किया है। करंट जो है वो सडनली जब स्विच ऑन कर देंगे और जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज होती चली जाती हैं, करंट जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। जब प्लेटें फुली चार्ज्ड तो करंट जीरो। तो यहाँ पर हमने एक बाहर को एक एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए लगाने के लिए एक एम्पीरियन लूप बनाया है, जिसको हमने C1 दिया है यहाँ। इसमें अगर आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं लूप C1 में, तो B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IT। IT का मतलब है कि करंट वेरिएबल है टाइम के साथ। नेचुरल है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर बनेगा, थीटा यहाँ पर जीरो होगा, तो B.dl लगा दिया। dl यहाँ पर अगर इसकी डिस्टेंस जो है, या जो हमने लूप बनाया है इसकी r है, तो यहाँ पर dl का इंटीग्रेशन क्लोज लूप में 2πr होगा। आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम यही लूप कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में लगाएं, इनमें कोई कंडक्शन करंट नहीं है, नो कंडक्शन करंट है बिटवीन दी प्लेट P1 एंड P2, इसलिए इसमें अगर हम लगाएंगे B.dl तो ये जीरो आएगा। यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान दें, अगर हम C1 और C2 दोनों को पास पास लाएं और बिल्कुल ये जो प्लेट P1 है इसके एक तरफ C1 बनाएं और एक तरफ C2 बनाएं, यानी कि जो आपने ये प्लेटें बनाई हैं, ये प्लेट एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लेट आपकी P1 है, इसके एक तरफ लूप C1 बनाइए और एक तरफ लूप C2 बनाइए। ये C1 और ये C2, ये लूप बनाया बिल्कुल प्लेट से टच करते हुए। तो एक तरफ एम्पियर सर्कुलर लॉ लगेगा, लेकिन इस तरफ एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर हम C1 और C2 को यहाँ हमने नोट किया है आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट ये दोनों जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये जीरो है। तो दिस इज ए क्लियर कंट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में समथिंग मिसिंग है। मैक्सवेल ने इसकी स्टडी करके इसमें एक टर्म और ऐड किया है, जिसकी हम स्टडी करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल क्या है कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है और बाहर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। ऐसी कंडीशन में इसके अंदर उन्होंने ये माना है कि जब आप प्लेटों को ऑन करते, जब स्विच को ऑन करते हैं, तो प्लेटें जब चार्ज होती हैं तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, सर्किट कट करेंगे तो डिक्रीज होगा। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो इसके अंदर एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आपने इंडक्शन के चैप्टर में फैराडे लॉ में लेक्चर नंबर 8 आपने सुना होगा, जिसमें हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया है। अगर किसी स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। यहाँ पर उसका रिवर्स प्रोसेस होगा, क्योंकि नेचर में सिमेट्री जो होती है, अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैक्सवेल का यहाँ लॉजिक था। इसका मतलब है यहाँ पर जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो प्लस और माइनस प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, उसकी वजह से यहाँ पर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तभी वो अपोज या हेल्प कर सकता है।
तो एम्पियर सर्कुलर लॉ इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है, दिस इनकंसिस्टेंसी इज ड्यू टू समथिंग मिसिंग टर्म है, दिस टर्म मस्ट बी सच दैट वन गेट द सेम मैग्नेटिक फील्ड व्हाट एवर सर्फेस इज यूज्ड। इसका मतलब है हम सरफेस चाहे C1 यूज करें, चाहे हम सरफेस C2 का यूज करें, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आ रहा है ये यहाँ भी आना चाहिए। तो जो मिसिंग टर्म है वो रिलेटेड टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर वन गेट्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड व्हाट एवर सरफेस इज यूज्ड, दैट मिसिंग टर्म मस्ट बी रिलेटेड टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग। यानी जब हम चार्ज कर रहे हैं तो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करता है। तो मैक्सवेल ने जो है वो इनकंसिस्टेंसी जो है इसमें देखा, जो आपकी एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म उन्होंने ऐड किया और अपना मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ बनाया है। ओके, तो यहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे। हाँ, अब हम जरा जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला है पहले उसको ड्राइव करेंगे। देखिए ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। आपने जो सरफेस लिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर। तो एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, आप नोट करना चाहें डेरिवेशन नोट कर लेना। एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू, क्योंकि चार्ज इसमें कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हो रही हैं इसलिए इसमें चार्ज एट एनी इंस्टेंट वेरी करेगा। तो एट एनी इंस्टेंट चार्ज एज्यूम कर लिया क्यू, ए जो है वो एरिया है बिटवीन प्लेट्स का, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको मालूम सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा चार्ज अपान एरिया होता है, ठीक। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो सरफेस आपने बनाया है इसके परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर को सरफेस ऐसे है, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस आपने लिया है उसमें एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, इसलिए थीटा 0 ले। तो फ्लक्स कितना होगा इसमें, ये जो आपने सरफेस लिया है फ्लक्स होगा E A cos 0। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए हम इसको फाई E लिख लेते हैं, ठीक। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, एरिया कैंसिल हो गया तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब डी क्यू बाई डी टी, जो बाहर वायर होंगे कैपेसिटर की प्लेटों के बाहर, इनमें जो करंट होगी, करंट को वैसे भी आप इसमें बाहर कंडक्शन करंट होती है IC, और वो आपको मालूम है डी क्यू बाई डी टी होती है। डी क्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ चार्ज ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डी फाई ई डी टी इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट और क्यू का हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, ठीक। ये जो टर्म टोटल बनता है आपका, यहाँ से आप डी क्यू बाई डी टी निकालें, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी करंट होती है, बाहर ये कंडक्शन करंट होगी और अंदर यही करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इसी को आई डी से लिखते हैं, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट है। ये किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला बनता है। वैसे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल होती हैं। बाहर भी आप इसको IC लिखेंगे तो वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो वायर के थ्रू ही हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी होगा। डी क्यू बाई डी टी इज द करंट थ्रू द सरफेस SI, जो कि आपने ये सरफेस लिया है। ये इसमें इन्होंने करस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जब इसमें प्लस और माइनस चार्ज चेंज होगा तो इस प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। प्रैक्टिकली क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो आपको मालूम है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी प्रोड्यूस होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कंडक्शन करंट में आपको मालूम है कि इसमें करंट के चारों तरफ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी बनेगा, ठीक। इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक करंट एज्यूम की गई है जो कि हम डिस्प्लेसमेंट करंट लेते हैं। नेचुरल है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है यहाँ पर जो ID है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिफिनीशन एग्जैक्ट लर्न करें। सो द डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू प्ले इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम।
यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा टाइम के साथ या फ्लक्स वेरी करेगा, वहां पर अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। तो जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसमें ये दोनों करंट आ गई, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई तो आप पढ़ते ही हैं, आई सी प्लस आई डी। आई सी कंडक्शन करंट है और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। अगर हम आई डी की ये वैल्यू पुटअप कर दें एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, तो फिर ये कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। इसको हम मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलते हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि एक टाइम पर एक ही करंट होगी एक प्लेस पर। अगर हम बाहर देखें तो कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट जहां पर होगी वहां डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी जीरो होगी। अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट एज्यूम की है तो वहां कंडक्शन करंट जीरो होगी, क्योंकि अंदर कोई वायर नहीं है। अब आपको हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट करंट की, आप चाहें तो नोट करें या ऐसे ही उनको ध्यान रखें। डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू प्ले इन ए रीजन और ए स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ए स्टेडी कंडीशन इन ए रीजन। स्टेडी कंडीशन यानी कि जब चार्ज ये पूरी तरह से यहाँ पर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा उस समय वेरिएशन खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई फ्लक्स वेरिएशन नहीं होगा, फील्ड वेरिएशन नहीं होगा, तब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी। यानी स्टेडी कंडीशन में नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ए स्टेडी कंडीशन इन ए रीजन और वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर और लाइक कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट में नहीं होती है, यहाँ होगी। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर लाइक कंडक्शन करंट। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट इन कंडक्टिंग वायर इज जीरो। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इन ए रीजन और स्पेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी वाई ई अपॉन डी टी। Displacement current in combination with conduction current satisfy the property of continuity। दोनों का अगर करंट यहाँ लिख दें तो कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कंडक्शन करंट जहां है वहां आई डी जीरो करे, जहां आई डी है वहां आई सी जीरो करे। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जैसे लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा। वो उसी के अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करता है तो आपको मालूम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन लाइक कंडक्शन करंट फ्लोइंग इन द वायर प्रोड्यूसेस इन एंड अराउंड द वायर। जैसे वायर के अराउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक वैसे ही ये जो कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में प्रोड्यूस होगा। हाँ, अब हम यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे आई सी और आई डी का। तो लिखिए आप, रिलेशन बिटवीन आई सी एंड आई डी। बोर्ड में पूछते भी हैं। यह कंटिन्यूटी ऑफ करंट, यानी कि बाहर कंडक्शन करंट अंडर डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल और कंटिन्यूटी में है। यह प्रूव करना हो आई सी इज इक्वल टू आई डी। तो सबसे पहले आप मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखें, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई डी आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होगा। ये कैपेसिटर की हमने दोनों प्लेटें ली हैं पी और क्यू, इसके अंदर एक लूप बनाया C2 और बाहर लूप बनाया C1। ये बैटरी लगाई, की को ऑन करेंगे, नेचुरल है इसमें करंट फ्लो होगी जो कि टाइम के साथ वेरी करेगी जब तक कि कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तब करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। एरिया ले लें, लेट द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ए एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग द चार्ज ऑन कैपेसिटर ले लें Q। अब एक एक करके लूप लें। पहले लूप C1 लूप में कोई फ्लक्स वेरिएशन नहीं हो रहा है, अंदर यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फाई ई जीरो है, इसलिए डी फाई ई बाई डी टी जीरो होगा, इसलिए कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगी आई डी, और कंडक्शन करंट आई सी आपको मालूम डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होती है। ठीक इसी तरह से अब हम लूप C2 के लिए लेंगे। C2 के अंदर जो है वो यहाँ कंडक्शन करंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ कोई वायर नहीं है। ठीक,
अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला लिखें, आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया पुटअप कर दिया है। फ्लक्स निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो ये एरिया कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया और इसमें फ्लक्स की वैल्यू पुटअप कर देना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म बाहर करें, दोनों कैंसिल हो गया और डी क्यू बाई डी टी बचा। डी क्यू बाई डी टी कंडक्शन करंट के इक्वल है, इसका मतलब आई डी आई सी के इक्वल होगा, ठीक। और जब प्लेटें फुली चार्ज हो जाएंगी तब आई सी और आई डी दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से ध्यान रखें कि बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, केवल कंडक्शन करंट होगी, अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, कंडक्शन करंट जीरो होगी और दोनों इक्वल होंगी, ठीक। दोनों मिलाकर सर्किट में कंटिन्यूटी को फॉलो कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कंटिन्यूटी ऑफ करंट, ठीक। और रिलेशन भी आ गया आई सी इज इक्वल टू आई डी। हाँ देखिए, आप डिस्प्लेसमेंट करंट के रिलेशन में कुछ पॉइंट और समझने की कोशिश करें कि इन एनी मीडियम बोथ आई सी एंड आई डी विल बी प्रेजेंट। किसी भी मीडियम में आई सी और आई डी दोनों होते हैं, ठीक। गिवन राइज टू दी टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, यानी कि थोड़ी बहुत कंडक्शन करंट भी उसमें फ्लो होती है। अगर प्योर कंडक्टिंग मीडियम है तो उसमें आई सी जो है, प्योर क्या जनरल कंडक्टिंग मीडियम है तो आई सी डोमिनेट करेगा ओवर आई डी, यानी कि कंडक्शन करंट का इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर इंसुलेटिंग मीडियम है तो उसमें आई डी डोमिनेट करेगा ओवर आई सी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक। आई सी और आई डी बोथ हैव द सेम फिजिकल इफेक्ट। जैसे कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों का इफेक्ट सेम है। एक्चुअली में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेटों में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और हमें मालूम है जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन से वहाँ पर एक करंट को एज्यूम कर लिया गया है जिसको नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसका आपने फार्मूला भी बनाया है। देखिए, जो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब ये वेरी करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम अगर परपेंडिकुलर लेकर यहाँ क्रॉस सेक्शन बनाएं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस से दिखाया है जो कि डाउनवर्ड है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्कुलर होगा, ठीक। और किसी भी डायरेक्शन हमने यहाँ क्लॉकवाइज लिया है, यहाँ डायरेक्शन टेंजेंट डालकर मैग्नेटिक फील्ड का निकाला जा सकता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा तभी ये हेल्प या अपोज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का, ठीक। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोस्टैट में आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है जिसका फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। यहाँ पर हम रिलेशन निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई है। आई डी आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी है। फाई ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया रखें, एरिया को बाहर करें यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के साथ एप्सिलॉन नॉट को ले जाएं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई की जगह कैपिटल डी पुटअप करें, तो ये डी डी अपॉन डी टी हो गया। और अगर आपको डेंसिटी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट करंट की, इसका मतलब आई डी अपॉन एरिया, तो ये डायरेक्ट हो गया डी डी अपॉन डी टी। इसका मतलब है कि सरफेस डेंसिटी आप जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी। इसको ध्यान रखें फार्मूला को। इसके अलावा जिस समय आप कैपेसिटर की प्लेटों को चार्ज करते हैं तो उनमें पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल के चेंज होने का जो रेट है डी वी बाई डी टी, उसका रिलेशन बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी डी वी बाई डी टी। तो आई डी है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया रखें, एरिया को आपने बाहर कर लिया यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल वी बाई डी रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है इसलिए डायरेक्ट वी बाई डी पुटअप कर सकते हैं। डी को आप बाहर लें डिफरेंशिएशन से, ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह कैपेसिटी लिखें, कैपेसिटी का ये फार्मूला है। तो ये रिलेशन बन गया डिस्प्लेसमेंट करंट और डी वी बाई डी टी का। यहाँ से आप डी वी बाई डी टी निकाल सकते हैं, आई डी बाई सी होगा, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर प्रोड्यूस कराना है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में और कैपेसिटी मालूम है तो इससे हम किस रेट से पोटेंशियल को चेंज करें उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फार्मूला ध्यान रखना बोर्ड के लिए, दोनों फार्मूले लर्न करके रखना।
ये इसमें हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे बिटवीन दी सर्कुलर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये दो कैपेसिटर की प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। इसमें जो है ये प्लेट का जो शेप है वो सर्कुलर लिया गया है। इसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका रेडियस, हमने जो ये डिस्क है कैपेसिटर की प्लेटें हैं उनका रेडियस कैपिटल आर लिया है। अंदर जो है वेरिएबल है स्मॉल आर। तो अगर हम अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो दो केस में कर रहे हैं, एक स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर यानी कि इसके रेडियस के अंदर, डायमीटर के अंदर, और एक स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये आपका फार्मूला है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो फर्स्ट केस आर लेस देन आर यानी कि इनसाइड द प्लेट। तो नेचुरल है कि यहाँ थीटा जीरो है, तो इंटीग्रेशन जो है आपका है इसमें डॉट प्रोडक्ट को आप सॉल्व करके थीटा को जीरो पुटअप करें। बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लें। सर्कुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यहाँ पर इतने में ही हमें जो है वो इसका वो भी लेना है डी ई बाई डी टी में फ्लक्स कितना होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लिया और एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर करें, आर को कैंसिल करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी का फार्मूला बन गया 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर डी बाई डी टी। ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर यानी कि सरफेस पर निकालेंगे तो स्मॉल आर की जगह यहाँ कैपिटल आर पुटअप कर दें। अब हम आर ग्रेटर देन आर पर देखेंगे यानी कि आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये तो यहाँ पर सेम रहेगा बी इंटू टू पाई आर। स्मॉल आर वेरिएबल है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एरिया पर ध्यान देना, एरिया यहाँ पर क्योंकि जो फ्लक्स होगा वो भले हम बाहर लें लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इतने में ही है, इसलिए हम इसी एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ कैपिटल आर का ध्यान रखें, पाई आर स्क्वायर को बाहर लें आप डिफ्रेंसिएशन से, कांस्टेंट टर्म है तो बी इंटू टू पाई आर। यहाँ पर जो है वो पाई को कैंसिल करके ये बी आ गया। यहाँ कैपिटल आर कांस्टेंट है, डी बाई डी टी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो यहाँ पर लगेगा। यहाँ जो बी प्रोपोर्शनल है वो 1/r है। ग्राफ पर ध्यान दें, जब आप r लेस देन r पर लगाएंगे तो b प्रोपोर्शनल r होगा और बाहर के लिए b प्रोपोर्शनल 1/r होगा। सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक, यहाँ पर ये कैपिटल R लिखा हुआ है, कैपिटल R तक लिनियरली वेरिएशन होगा जो कि कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं उनका रेडियस है कैपिटल R। उसके बाद ये 1/r से डाउन होने लगेगा। हाँ, ये जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आपने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। प्रैक्टिकली जब कोई चार्ज ऑसिलेट करता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन होता है। मैक्सवेल का जो ये इन्वेंशन था, इसकी वजह से जो आपने अब तक इक्वेशन पढ़ी हैं हम उन सभी को मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर पेपर में मैक्सवेल इक्वेशन आती हैं तो आपको यहाँ पर ये सभी इक्वेशन को नोट करना है। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपको मालूम है ई डॉट डी एस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। क्यू टोटल चार्ज है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, इसलिए यहाँ पर रो डी वी का भी यूज आप कर सकते हैं। ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक, और इससे आप मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आप यहाँ पर करते हैं डिस्क्रीट चार्ज के लिए और कुछ सर्टेन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो दिस लॉ गिव्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज एंड ड्यू टू सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ट्रू फॉर मूविंग एंड स्टेशनरी चार्ज। रेस्ट या मोशन में किसी में भी चार्ज हो आप, ये उसके लिए ट्रू है। ये क्वांटिटी आपको ध्यान होगा, ये टोटल फ्लक्स कहलाती है। ठीक, और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। इससे यहाँ ये भी क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डोंट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं होती हैं, वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। ठीक, दूसरा लॉ है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में जो है वो आपको मालूम है नॉर्थ और साउथ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अलग अलग, दोनों हमेशा पेयर में रहते हैं। इसलिए जब भी आप क्लोज सरफेस बनाएंगे तो जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। जितनी लाइनें इनकमिंग होंगी उतनी ही आउटगोइंग होंगी, इसलिए बी डॉट डी एस इज इक्वल टू यहाँ जीरो होता है। फ्री इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी जो है आपकी इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है। फ्री
magnetic pole don't exist, magnetic lines of force always form closed path, और there is no source or sink of magnetic field lines। ठीक, तो प्रॉपर्टी भी ध्यान से बोर्ड में लिख के आए। तीसरा आपका लॉ है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपको मालूम है EMF इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, यही आपका E डॉट डी एल के इक्वल होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन है या मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, यहाँ फ्लक्स की जगह B डॉट डी एस आप लिख सकते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक, और टाइम वेरिंग शो करता है ये इक्वेशन की टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और नेक्स्ट आपका आता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि इससे ये क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ में B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, यहाँ ये कंडक्शन करंट है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यहाँ पर अगर हम म्यू नॉट आई सी है या म्यू नॉट हम डी फाई ई की जगह E डॉट डी एस लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है आप अगर म्यू नॉट को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आपकी आती है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कि अभी आपने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये इक्वेशन ये शो करती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर वेरी करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है, उससे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो टाइम वेरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कंडक्शन करंट एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जनरली जो मैक्सवेल इक्वेशन है उनमें ये 4 इक्वेशन दी जाती हैं, कहीं कहीं बुक्स में लॉरेंज फोर्स को भी लिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको फोर्स मालूम है, ये टोटल लॉरेंज फोर्स है, क्यू ई होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसमें जो फोर्स है वो क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू को कॉमन लेकर नेट फोर्स लग दिया है। तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है प्रैक्टिकली ये आपकी शो करती हैं कि कहीं पर भी अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो जनरेट होंगी, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन करा रहे हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली उससे स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं जो कि लाइट वेलोसिटी से प्रोपोगेट करती हैं, ठीक। और साथ साथ में लाइट वेलोसिटी आपको मालूम है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है, ठीक। ट्रांसवर्स नेचर का यहाँ मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है वो तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम क्लोज करके नेक्स्ट इसके लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी और उनका ट्रांसवर्स नेचर उनका जो है वो डिटेल में लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।